हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दो इवेंट्स के लिए डेरिवेशन बताया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि अगर दो इवेंट्स ए और बी हैं तो उसके लिए क्या क्या फार्मूले हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं उनके क्वेश्चंस। आज तीन इवेंट्स अगर ए बी सी हैं तो उनको वेन डायग्राम से हम दिखाएंगे और उसके बाद उसके लिए फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूले के आधार पे सारे क्वेश्चंस को हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी वीडियो नंबर 3। ये है वेन डायग्राम। इसमें है ये ए, ये है बी और ये है सी। ये इवेंट ए है, इसको हम मान लिए कि ये इवेंट बी है और मान लिए ये इवेंट सी है। अभी तक दो इवेंट्स के विषय में पढ़ रहे थे। अब हम तीन इवेंट्स के लिए जानेंगे कि उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं। तो हमने मान लिया कि ये ए, बी और सी तीन इवेंट्स हैं। इनके लिए हम अब बताएंगे कि कैसे इसको करते हैं। मान लिया तीन इवेंट्स हैं ए, बी, सी। इनके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हम बात करें इस पोर्शन की, ये जो छोटा वाला पोर्शन है इस पोर्शन की, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इस पोर्शन को अगर सेट थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा ए, बी, सी तीनों का इंटरसेक्शन है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर इस पोर्शन की बात की जाए तो ये क्या है? ये ए, बी, सी तीनों का इंटरसेक्शन है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आते हैं ए और बी। ए और बी जिसमें केवल ए इंटरसेक्शन बी हो, ये ए इंटरसेक्शन बी हो, ये पोर्शन था तीनों का। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक था ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। अब बात कर रहे हैं केवल ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए और बी दो ही आएगा, कौन नहीं आएगा? सी नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब सी के बाहर का पूरा पोर्शन। ये सी के बाहर का पूरा पोर्शन, ये सी पूरा है, सी के बाहर का पोर्शन ये, सी के बाहर का पोर्शन ये है। उसमें से ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो सी के बाहर का पोर्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ये पोर्शन हो जाएगा हमारा। इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। फिर अब इसी तरह से हम ए और सी की बात करें, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी है, इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। मतलब ए और सी का भाग अगर लेना है हमको तो उसमें कौन नहीं रहेगा? बी नहीं रहेगा। मतलब बी के बाहर के सारे पोर्शंस जो ए और सी में कॉमन हो। तो बी ये पूरा है, इसके बाहर ये पूरे हुए, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हुआ, ये पोर्शन हो जाएगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, ये पोर्शन हो जाएगा। फिर अब बात करेंगे यहां बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी,
बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन ए डैश। ए डैश का मतलब ए तो ये है, इसके बाहर ये पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, लेकिन ए के बाहर, ए डैश का मतलब हुआ ए के बाहर और बी और सी का कॉमन, तो बी और सी का कॉमन हो जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे हम पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्लियर है, ये तीनों में कॉमन है, ये केवल ए और बी में कॉमन है, ये ए और सी में कॉमन है, ये बी और सी में कॉमन है, बी और सी में कॉमन है। तो लिखने का ये तरीका हो गया। अब इसे क्या कहेंगे, ये जो पोर्शन बचा है ये हुआ, ये सी है, ये बी है, सी और बी दोनों के बाहर, सी और बी दोनों के बाहर, सी और बी दोनों के बाहर है, इसका मतलब सी डैश बी डैश नहीं, सी डैश बी डैश और ए का इंटरसेक्शन है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इस पोर्शन को, ये हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये पोर्शन जो यहां से लेके इधर है। वैसे ही ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये केवल बी का पोर्शन है, इसमें ए डैश सी डैश है, मतलब ए का पोर्शन अब सी का पोर्शन नहीं है, केवल बी का पोर्शन है। वैसे ही इसमें ये क्या है, ए और बी के बाहर, ए और बी के बाहर ये, तो ए और बी के बाहर तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी के बाहर, तो बी डैश इंटरसेक्शन केवल सी है। तो ये वेन डायग्राम से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो तीनों में कॉमन पोर्शन है, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगी। अगर यहाँ पर ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश हो जाएगी। अगर ए और सी के कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। अगर बी और सी का निकालना है तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। और ये जो पोर्शन है ये बी और सी के बाहर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये थोड़ा मिट गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, बी डैश सी डैश का मतलब हो गया कि बी और सी के बाहर का पोर्शन है। यहां पर देखिए ये जो पोर्शन है ये सी का पोर्शन है, ए और बी के बाहर, ए और बी को बंद कर लिया जाए तो उसके बाहर का पोर्शन है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी है। वैसे ही यहां पर देखा जाए तो ए और सी के बाहर का पोर्शन है, बाहर का पोर्शन है तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बी का पोर्शन है। ये समझ में आ गया। अब देखिए अब अगर हम कहें कि ये पूरा ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस पूरे में देखिए क्या क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ये ले लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए डैश पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये हो गया। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी हो गया। फिर ये तीनों में कॉमन पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मिला के पूरा क्या हो गया, पी ए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूरा मिला के हो गया ए।
ऐसे ही अगर हम पी बी लिखें, पी बी, तो पी बी बराबर हो जाएगा पी बी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ये हो जाएगा, इसको लिख लें पहले, ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ये तीनों में कॉमन पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐसे ही पी सी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये तरीके हैं वेन डायग्राम के थ्रू दिखाने का। इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद जो है फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये दिया हुआ है इफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश ए probability of A intersection B intersection C dash is equal to 1/3 probability of A intersection B probability of A intersection B intersection C is equal to 1/4 probability of A dash intersection B intersection C is equal to 1/5। फिर दिया है probability of A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश इज इक्वल टू 1/6। तो निकालना क्या है क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कामा B इंटरसेक्शन C P B इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C probability of A intersection C probability of A बार intersection B और P B, ये इतने निकालने हैं क्वेश्चन। इसके लिए हम वेन डायग्राम बना दें, सबसे बढ़िया वेन डायग्राम अलग से। वेन डायग्राम ये दिया है, ये हमने मान लिया सेट ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले देखिए तीनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1/4, ये है पोर्शन तीनों में कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, फिर ए और बी में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, सी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये कौन सा पोर्शन पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा। ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये सी के बाहर है इसलिए ए और बी में है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये वाला जो पड़ेगा ये हो जाएगा 1/3। फिर जो दिया है उसी को लिख रहे हैं उसमें। फिर दिया है यहाँ पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन जो ए के बाहर है, तो एक ए के बाहर ये पोर्शन, ये हो जाएगा 1/5। एक चीज और दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, कहने का मतलब ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश का मतलब ए और सी के बाहर, इसके बाहर बी के साथ इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा ये पोर्शन, ये हो जाएगा 1/6। ये दिया है 1/6। अब निकालना क्या है, हमको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सॉल्यूशन पी
ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन ये और ये हो जाएगा। दिस पूरा ये जो रीजन है ये ए और बी में ये कॉमन हो जाएगा, तो ये लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 + 3/12, ये हो जाएगा 7/12। दूसरा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, बी और सी, तो ये पूरा रीजन, तो ये 1/4 प्लस 1/5, 1/4 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 5 + 4/20, ये हो जाएगा 9/20। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत? फिर देखिए और क्या निकलना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, ए और सी, तो इसको निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमको ए और सी, तो ये पोर्शन पड़ रहा है, इसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा, तो इसको अभी छोड़े रहते हैं। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए डैश बी, या इसको ऐसे लिखते हैं पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हमको निकालने के लिए पी बी चाहिए, पी बी, पी बी, पी बी की वैल्यू क्या है, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अगर पी बी निकालना है, पी बी निकालने के लिए आगे आया है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/5, ये हो जाएगा हमारा पी बी। अब हमको बी इंटरसेक्शन ए डैश, यही है ना, बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश के लिए ये हमारा पी बी, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन 1/3 और 1/4, माइनस 1/3 माइनस 1/4 काट देंगे, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, बचेगा क्या 1/6 प्लस 1/5, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्लियर है, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये ए के बाहर और बी का इंटरसेक्शन, ए के बाहर और बी का इंटरसेक्शन, इस ए के बाहर बी के साथ इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा 1/6 और 1/5, यही है, ये प्लस ये। क्लियर है, और क्या पूछा है, पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर हो गया, ये निकल गया बी ए इंटरसेक्शन और ये पी बी निकल गया। तो इस वेन डायग्राम से ये इतनी चीज़ें हम बिना फार्मूले के देख के निकाल सकते हैं। अब इस पे हम जो मेन हमारा मकसद है वो है फार्मूला जिस पे सवाल आते हैं, तो उस फार्मूले को बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। मेन है फार्मूला, पहला, अगर 3 इवेंट्स हैं ए और बी, उसके साथ सी है, 3 इवेंट्स ए बी सी हैं, तो पहला फार्मूला
इफ देयर आर 3 events A, B, C, यहां पर अगर 3 इवेंट्स A, B, C हैं तो उनके लिए कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग A आर B आर C आर ए बी आर बी सी आर ए सी आर ए बी सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा P A यूनियन B यूनियन C के बराबर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट वन इवेंट इसको बोलते हैं कि अगर 3 घटनाएं घट रही हैं तो उनमें से कम एक घटना घटे, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? 3 घटनाएं हैं, उन तीनों घटनाओं में कोई भी एक घटना घटे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कोई भी एक घटना का मतलब या तो ए घट सकती है, या तो घटना बी घट सकती है, या तो घटना सी घट सकती है, या हो सकता है ए बी घटे, या हो सकता है बी सी घटना घटे, या हो सकता है ए सी घटना घटे, या हो सकता है ए बी सी तीनों घटना घटे। तो घटनाएं तो इतनी घट सकती हैं, लेकिन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन इवेंट, कोई भी एक घटना घटे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है कि P A यूनियन B यूनियन C, इसको ऐसे लिखते हैं। और इसके ये किसके बराबर होता है? ये होता है P A प्लस P B प्लस P C माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन C माइनस P A इंटरसेक्शन C प्लस P तीनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। 3 घटनाएं हैं, तीनों में से कोई भी एक घटना घटता है, अगर या तो A घटे, B घटे, C घटे, या ए बी घटे, बी सी घटे, ए सी घटे, या ए बी सी तीनों घटे, इतनी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक घटना घटेगी अगर, तो उसका फॉर्मूला ये है P A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू P A प्लस P B प्लस P C माइनस 2 P A B A इंटरसेक्शन B माइनस, सॉरी यहाँ 2 बोल दिए, फिर से सुन लीजिए, P A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू P A प्लस P B प्लस P C माइनस P A इंटरसेक्शन B, फिर इसका लेते हैं P B इंटरसेक्शन C यहाँ, फिर P A इंटरसेक्शन C प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ये फार्मूला है कि अगर 3 घटनाएं हैं उनमें से कोई भी एक घटना घटेगी तो ये है, एटलीस्ट वन जहां वर्ड आया वहां पर इसको यूज करेंगे। दूसरा, यदि ए बी सी 3 घटनाएं हैं और उनमें सभी घटनाएं घट रही हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 इवेंट्स, P गेटिंग ऑल 3 इवेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इवेंट्स, ये हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसको ऐसे लिखते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, P A इंटू P B इंटू P C। क्लियर है? P गेटिंग ऑल 3 इवेंट्स, मतलब तीनों घटनाएं एक साथ अगर घटती हैं तो वो हो जाए P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू P A P B P C। ये चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, जैसे A और B इवेंट्स थे तो उसमें बताए थे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर 3 इवेंट्स हैं तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर तीसरा,
कोई एक घटना घटे, मतलब एटलीस्ट वन, ये सभी घटनाएं घटती हैं तो ये हो जाएगा। तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन इवेंट, एग्जैक्टली वन इवेंट। एग्जैक्टली वन इवेंट का क्या मतलब है? एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है? यहां पर तीनों घटनाएं घट रही थी, तीनों घटनाएं का मतलब ए बी सी तीनों घटनाएं थी, तो तीनों घटनाएं घट रही थी। यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन इवेंट, कोई एक घटना घटे। तो ये कैसे होगा? हो सकता है घटना ए घटे, बी न घटे, सी न घटे, कोई एक घटेगी। इसमें कह रहा है कि एग्जैक्टली वन, अगर तीन घटनाएं हैं तो उसमें केवल एक ही घटना घटेगी। ए बी सी तीन है तो तीनों में से केवल एक घटना घटेगी। तो हमने मान लिया कि पहले केस में केवल एक घट रही घटना, बी और सी नहीं हो रही है। ये कट का निशान लगा दिए, इसका मतलब कि वो इवेंट नहीं हो रहा है, निशान लगा दिए हैं इसका, तो ये इसका मतलब ये इवेंट हो रहा है। दूसरे में हो सकता है कि ए ना घटे, बी घटे, हो सकता है बी घटना घटे, सी भी ना घटे, केवल एक घटना घटना है तो बी नहीं घटेगा। फिर हो सकता है कि ए घटना ना घटे, बी घटना ना घटे, केवल सी घटना घटे। ये तीन केस हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन इवेंट, जब भी एग्जैक्टली वन इवेंट करें तो बस ये तीन चीज़ें याद रखिए कि तीन घटनाओं में से कोई एक घट रही है, तो हो सकता है ए घटे, हो सकता है बी घटे, हो सकता है सी घटे, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि जब ए घटेगी तो बी और सी नहीं घटेगा, क्योंकि एक ही घटना है। यहाँ पर बी घट रहा है तो ए और सी नहीं घटेगी घटना, यहाँ पर सी घटना घट रही है तो ए और बी नहीं घटेगी घटना। ये समझने के लिए ऐसा लिख दिए हैं कि ये निशान लगाने से ये इवेंट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, ये एक्चुअल में ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ये न होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। अभी एक बचा है ये वाला, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये समझने के लिए लिख दिए हैं ये चीज़ें, और जब करेंगे तो ये आ जाएगा कि ए डैश लिखे हैं, अरे ए पर एरो लगाए हैं, इसका मतलब ये हो रहा है, और ये पी बी डैश या पी बी बार लिखे हैं, इसका मतलब ये इवेंट नहीं हो रहा है, तो न होने की प्रोबेबिलिटी है, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ए बार, इसका मतलब ये इवेंट नहीं हो रहा है, पी बी है, इसका मतलब ये इवेंट हो रहा है, सी बार है या सी डैश है, ये इवेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही तीन केस बनेंगे, ये तीनों केस ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? ये एग्जैक्टली वन था, एग्जैक्टली वन इवेंट। अब इसी के बाद अगर कहे कि एग्जैक्टली टू इवेंट्स हो रहे हैं, दो घटनाएं हैं, तीन घटनाएं हैं, तीनों में कोई दो घटना घट रही है, कोई दो घटना घट रही है, तीन इवेंट्स में कोई दो घटना घट रही है। चौथा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू इवेंट्स। अगर टू इवेंट्स कहें तो भी वही होगा, एग्जैक्टली टू इवेंट्स, एग्जैक्टली टू इवेंट्स, एग्जैक्टली टू इवेंट्स, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू इवेंट्स। अभी तक बताए कि एग्जैक्टली वन इवेंट्स, एग्जैक्टली टू इवेंट्स का मतलब हो जाएगा कि उसमें से केवल दो घटना घट रही है। ये मान लीजिए कि ये ए
बी सी है, यह ए बी सी है, ये ए बी सी है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू इवेंट्स। एग्जैक्टली टू का मतलब ये घटना हो रही है, ये हो रही है, ये नहीं हो रही है, ए बी हो रही थी, यहाँ पर ए हो रही है, बी नहीं हो रही है, सी हो रही है, यहाँ पर ए नहीं हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। ये समझने में आसानी रहेगी इसलिए ऐसा बता रहे हैं। ये यहाँ पर दो घटनाएं घटी, ए और बी, सी नहीं घटी, ए और सी बी नहीं घटी, बी और सी ए नहीं घटी। इनको अगर वैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए पी बी इंटू सी नहीं हो रही है तो पी सी बार प्लस यहाँ पर ए हो रही है तो पी ए, बी नहीं हो रहा है तो पी बी बार इंटू पी सी। तीसरा क्या है? पी ए नहीं हो रहा है तो पी बार इंटू बी घटनाएं हो रही है तो पी बी इंटू पी सी। तो इस तरह से इसको निकालेंगे कि एग्जैक्टली अगर 2 है तो ये निकालेंगे, एग्जैक्टली 1 है तो इस तरह से निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, सवाल अपने आप हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ए बी सी वाला, बस उसी को याद रखना है। ये भी याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना है। probability of getting at least 2 event दोनों में अंतर समझिए। ये एग्जैक्टली 2 इवेंट्स था, मतलब 2 इवेंट्स होने था एग्जैक्ट। जैसे ए बी है तो सी नहीं होगा, बी सी है तो ए नहीं होगा, ए सी है तो बी नहीं होगा। और यहां पर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 इवेंट्स, कम से कम 2 घटनाएं हो रही हैं। तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है? अगर 2 घटनाएं हो रही हैं तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है? एटलीस्ट 2 इवेंट। तो ये हो सकता है कि ये ए कम से कम 2 घटनाएं हो, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी नहीं हो सकता है। यही चीज इसमें कुछ और ऐड हो जाएगा। कम से कम 2 घटना घटे, कम से कम 2 घटना घटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी घट सकती है। तो ए बी घटना घट रही है, सी नहीं घट रही है, फिर ए यही वाला घटना घट रही है, बी नहीं घट रही है, सी घट रही है, प्लस ए घटना नहीं घट रही है, बी घटना घट रही है, सी घटना घट रही है। यहाँ देखिए 2 घटना, कम से कम 2 घटना घट रही है। तो ये 2 घटना घटी, तीसरी नहीं घटी, यहाँ ये 2 घटना घटी, तीसरी नहीं घटी, यहाँ ये 2 घटना घटी, ये नहीं घटी। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 इवेंट्स हैं तो तीनों घटना घट सकती है, ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो। ये ऐड हो गया। इसमें क्या था? केवल 2 था। इसमें क्या है कि एटलीस्ट 2 इवेंट, गेटिंग एटलीस्ट 2 इवेंट। तो ये 2 इवेंट्स तो है ही हैं, कम से कम 2 घटनाएं घटी। तो कम से कम में 2 घटना, एक घटना नहीं घटती थी, कम से कम 2 घटना घटे। तीसरी भी हो सकती है इसमें, मतलब तीनों भी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 घटना होगी। तो ये इस तरीके से, फिर इसको नहीं लिख रहे हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं पी ए पी बी पी सी बार, वैसे ही इन सबको लिख सकते हैं। फिर देखिए छठवां, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग none of the event, none of the event। 3 इवेंट्स हैं, तीनों में कोई भी इवेंट ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ऑफ द इवेंट्स, ये हो जाएगा अगर ए बी सी में करें तो ये ए बी सी, तो ये भी घटना नहीं घटेगी, ये भी घटना नहीं घटेगी, ये भी घटना नहीं घटेगी। इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा पी ए बार, पी बी बार, पी सी बार। क्लियर है? पी बी बार का मतलब होता है, जैसे बताए थे कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू यू होता है, वैसे ही पी ए प्लस पी बी, सॉरी बी बोल रहे हैं, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1। तो पी ए बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, या पी ए इजकल टू 1 माइनस पी ए बार। तो पी ए बार को 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी 1 माइनस पी सी। ये इवेंट्स हैं। न होने की घटना अगर हमको निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ऑफ द इवेंट, तो ये ऐसे निकालते हैं। समझ में आया? ये समझ में आया? फिर आगे एक और 7वां, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 इवेंट। ये बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। उसका कारण है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 इवेंट। एट लीस्ट 1 इवेंट का मतलब कम से कम एक घटना हो। तो ये जो फार्मूला बताए थे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो फार्मूला बताए थे वही वाला है, तो इसको फिर से बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, वो ध्यान दीजिए। ये फार्मूला आता है, इससे भी कैलकुलेट करते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 इवेंट। एट लीस्ट 1 इवेंट का मतलब कम से कम एक हो, ए हो, बी और सी न हो सकता है बी हो, ए और सी न हो सकता है सी हो, ए बी न हो, एक हुई। फिर हो सकता है ए बी साथ में घटे, सी न घटे, हो सकता है ए न घटे, बी सी घटे। ठीक, हो सकता है ए बी घटे, बी सी घटे। अब हो सकता है ए सी साथ में घटे, बी न घटे। ए घटना घट रही है, बी सी नहीं घट रही है, बी घट रही है, ए सी नहीं घट रही है, सी घट रही है, ए बी नहीं घट रही है। यहाँ पर ए बी घटा घट सकती है, ए बी घट सकती है, बी सी नहीं घट सकती है, बी सी घट सकती है, ए नहीं घट सकती है, ए सी घट सकती है, बी नहीं घटती है। दो घटनाएं घटी। एक और केस बचा है, हो सकता है तीनों घटनाएं घट जाएं। हो सकता है ए भी घटे, बी भी घटे और सी भी घटे। इसी के लिए फार्मूला निकाले से जो अभी बताए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 इवेंट के लिए इतना करना पड़ेगा, सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। इसको निकालने का एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये यही यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ऑफ द इवेंट। बस कम से कम एक घटना घटे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कोई भी घटना ना घटे, उसको एक में से माइनस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये आसान है, ये थोड़ा कठिन है, इसमें सॉल्व करने में समय लगेगा।
ये एक लाइन 2 लाइन का है, तो ये यूज करेंगे हम। इसकी जगह ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सही है, लेकिन यूज करेंगे ये। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। ए स्टूडेंट हैज प्रोबेबिलिटी टू पास इन फिजिक्स इज, ए स्टूडेंट हैज प्रोबेबिलिटी टू पास इन फिजिक्स is 1/3, in chemistry is 1/4, and in maths is 1/5। ये दिया हुआ है, ए स्टूडेंट्स हैज probability to pass in physics is 1/3, in chemistry is 1/4, and in maths is 1/5. Find the probability that first, क्या है? He will pass in all subjects. He will pass he will pass in all subjects. दूसरा, he will pass in at least one subject. He will be, यहाँ बी होगा, यहाँ भी, he will be pass in at least one subject. At least one subject. तीसरा, he will be pass in at least 2 subject. At least 2 subject. चौथा, he will be pass in exactly one subject. In exactly one subject. पांचवा, he will be pass in exactly 2 subjects. In exactly 2 subject. छठा, he will not be pass in any subject. He will not be pass in any subject. ये इतने हैं, एक ही क्वेश्चन में सारे आ जाएंगे, इसीलिए हमने ये चूज किया है। ए स्टूडेंट हैज़ प्रोबेबिलिटी टू पास इन फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो हमको ये कंडीशंस दिए हुए हैं, उसके आधार पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले दिया जो है उसको लिख डालते हैं, ये गिवन है। हमने मान लिया कि फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी पी फिजिक्स, या ए से मान लेते हैं, फिजिक्स में फिजिक्स को ए से ले लेते हैं तो पी ए 1/3, केमिस्ट्री को बी से ले लेते हैं पी बी इक्वल टू 1/4, और मैथ्स को सी से ले लेते हैं तो पी सी इक्वल टू 1/5। थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी आप लोगों को, 1/5।
अब इन सबको कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं है सवाल में, एकदम इजी है। खाली फार्मूला याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पहला फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये निकालना है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ये हो जाएगा पी ए है 1/3, 1/4 इंटू 1/5, ये हो जाएगा 1/60। एक लाइन का क्वेश्चन। फिर सेकंड, ही विल बी पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। पी ए ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या लिखते हैं, पी ए इंटू पी बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा पी बी इंटू पी सी माइनस इसको पी ए इंटू पी सी प्लस इसको भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, वैसे ये दिया हुआ है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/4 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसको प्लस माइनस है ये अपना कर लेंगे। इसके आगे बता रहे हैं एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ही विल पास इन at least exactly 2 subject, he will pass इसके बाद देखिए तीसरा बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, हमने मान लिया ए बी सी में से ए और बी में पास किया, सी में नहीं किया, ए में पास किया, बी में नहीं किया, सी में पास किया, ए में नहीं पास किया, बी में पास किया, सी में पास किया, एग्जैक्टली 2। तो ये हो जाएगा
इसको लिखें कैसे, ये तो समझने के लिए है। तो ये हो जाएगा पी ए पी बी इंटू पी सी डैश प्लस पी ए पी बी डैश पी सी प्लस पी ए डैश पी बी पी सी। पी ए कितना है 1/3, पी बी कितना है 1/4 इंटू पी सी बार का मतलब हो गया 1 माइनस पी सी। 1 माइनस पी सी का मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी सी 1/5 प्लस पी ए 1/3, पी बी बार का मतलब 1 माइनस 1/4 इंटू पी सी 1/5 प्लस पी ए बार का मतलब 1 माइनस 1/3, पी बी 1/4, पी सी 1/5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 1/3 इंटू 1/4 इंटू ये हो जाएगा 4/5 प्लस 1/3 इंटू 3/4 इंटू 1/5 प्लस 2/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। कैलकुलेट करेंगे तो देखें ये 4 कटा, ये 3 कटा और ये 2 से इस कट गया 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 प्लस ये हो जाएगा 1/30। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9/60 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/20 आ जाएगा। तो ये है कैलकुलेशन का तरीका। उसके बाद क्या है, ही विल नॉट बी पास इन एनी सब्जेक्ट। चौथा, ही विल नॉट बी पास इन एनी सब्जेक्ट। इसमें एक छूटा है, बताते हैं उसको। ये है बताए हैं 5वां, ये 5वां बताए थे हम, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट वाला। 6वां बता रहे हैं, इसमें छूटा है एक, उसको बता देंगे अभी। तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो लड़का तीनों सब्जेक्ट में न पास हो। प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग नन ऑफ द सब्जेक्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में पास ना हो। इसका मतलब हो जाएगा ये ए में पास नहीं होगा, बी में पास नहीं होगा, सी में पास नहीं होगा। ये हो जाएगा पी ए बार पी बी बार इंटू पी सी बार। और इसको अगर करेंगे तो ये पी ए बार क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 और 1 माइनस 1/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होगा उसके लिए ये है। ठीक, एक क्वेश्चन रह गया है, अब याद नहीं आ रहा है, बता दिए हैं, फिर से बताते हैं कि ही विल पास इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। अगर बता दिए होंगे ठीक है, याद नहीं आ रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होने की
प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, कम से कम 2 सब्जेक्ट इसमें पास हो जाए, इसमें नहीं पास होगा, इसमें नहीं पास होगा, सॉरी 2 सब्जेक्ट में पास होना है ना, तो ए और बी में पास हो रहा है, सी में नहीं पास हो रहा है, ए में नहीं पास हो रहा है, बी में पास हो रहा है, सी में पास हो रहा है, फिर ए में पास हो रहा है, बी में नहीं पास हो रहा है, सी में पास हो रहा है, यहाँ ए बी में पास हुआ, बी सी में पास हुआ, ए सी में पास हुआ, यहाँ पर हो सकता है तीनों में पास हो जाए, ए बी सी। यही थोड़ा सा एक चीज़ ऐड हो जाती है। एग्जैक्टली 2 बोलेगा तो केवल इतना लिखेंगे। अब अगर ये बोल देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट, तो अधिक से अधिक 3 सब्जेक्ट में पास हो सकता है, तो इसके लिए ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए पी बी इंटू पी सी बार प्लस पी ए बार पी बी पी सी प्लस पी ए पी बी बार पी सी प्लस पी ए पी बी पी सी। इसके बाद पी ए पी बी पी सी बार, पी ए पी बी 1/3 1/4, पी सी बार ये हो जाएगा 1 - 1/5 प्लस पी ए बार 1 - 1/3, पी बी 1/4 इंटू पी सी 1/5 प्लस पी ए 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1/5, फिर ये प्लस पी ए 1/3 1/4 इंटू 1/5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से वेन डायग्राम और उस पर जो फार्मूले थे उसका कॉन्सेप्ट बताए। इसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें इससे हट के कुछ चीज़ें बताएंगे और एक आध सवाल इस पे और करवा देंगे। तो आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं, जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें। मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।